हेलो गाइस। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। चौथा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी आपके तीन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा हमने किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी गलनांक का अवनमन। तो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है इससे उससे कोई मतलब नहीं, केवल नंबर ऑफ मोल्स पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इस पर हमने बात की थी। तो हमारी जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसको हम आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिनोमिनन है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की घटना क्या है, इस पर हम आने से पहले थोड़ा सा गैसों की तरफ हम जाते हैं। तो हमने जैसा कि पिछली कक्षाओं में समझा है कि जो गैसें होती हैं तो वो रैंडमली आपका गति करती है। गैस के कण जो हैं वो रैंडमली गति करते हैं। और गैसों में एक चीज़ बहुत कॉमन सी पाई जाती है डिफ्यूजन की। अगर आप दो गैसें आपस में मिलाएं तो वो दोनों के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम सिंपली डिफ्यूजन कहते थे। तो जैसा ही आपके गैसों के अणुओं की जो गतियाँ होती हैं, गैस में जो अणुओं की गति होती है, उसी तरीके की जो गति है वो बिलियन में भी जो बिलेई के कण हैं वो उसी तरीके से आपका गति करते हैं। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने से पहले हम एक टर्म्स आपका डिफाइन करना चाहते हैं। पहले उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। एक हमने टर्म्स यूज किया विसरण, उसके बाद हम आएंगे ऑस्मोसिस पे यानी परासरण पे। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन किस तरीके का है। तो हमने क्या किया कि पहले आपका एक कंटेनर लिया, उसमें आपका कोई सॉल्यूशन डाल दिया या आपका सॉल्वेंट ले लिया और एक हमने दूसरा ले लिया और इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो हमने जैसे पहले में हमने माना कि आपका ये आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे और दूसरे में हमारे आपके कोई सॉल्यूशन है या दूसरा हमारा सॉल्वेंट है, उसको हमने ले लिया। तो जब हम क्या करें कि हमने इन दोनों को मिक्सअप किया, तो मिक्सअप किया तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपका ग्रीन और रेड आपका आपस में मिक्स हो जाते हैं। यानी ये जो रेड है थोड़ी समय के बाद जब डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी तो जो रेड वाला है वो इधर आ जाएगा और जो ग्रीन सॉल्यूशन जो हमने दिखा रखा है वो आपका कंटेनर बी में आपका चला जाएगा। तो ये ए था, ये आपका बी था। एक में हमने पहले प्योर सॉल्वेंट लिया था, फिर दूसरा सॉल्वेंट लिया था। तो जब हमने इनको दोनों को आपस में मिला दिया या आपस में जोड़ दिया तो हमने थोड़े समय के बाद देखा कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपका एक जगह से आपकी दूसरी तरफ को आपका मिक्सअप हो गए, यानी स्पॉन्टेनियसली आपका मिक्सअप हो गए, जैसा कि आपका गैसों में होता है। यही केस आपका सॉल्वेंट में भी होता है। तो इस क्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये बाइलेटरल प्रोसेस है, यानी आपका सॉल्वेंट ए से सॉल्वेंट बी में और सॉल्वेंट बी से सॉल्वेंट ए में आपके अणुओं का आदान प्रदान हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा और उससे डिफाइन करें तो अब हमने क्या किया कि इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक हमने मेम्ब्रेन इसमें आपका ऐड कर दी, उसको हम कहते हैं आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो ये हमने पहले अलाउ नहीं किया है, और यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन आपका लगा दी है जिसको हम कहते हैं एसपीएम, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब हमने इसको अलाउ नहीं किया है दोनों को मिक्स होने के लिए, तो मिक्स होने के लिए जब अलाउड नहीं किया है, तो उस केस में हमने ये माना कि ये आपका सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट है, और जो दूसरा है हमारे पास वो हमारा आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ये ग्रीन वाला हमारा सॉल्यूशन है। तो जब हम अलाउ करते हैं इसको एसपीएम को, यानी इन दोनों इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, तो कनेक्ट करने के बाद अगर आप इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में क्या होता है कि केवल जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो आपका मूव कर पाते हैं। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे आपके सॉल्यूशन की तरफ, जो आपका सॉल्यूशन आपने लिया था उसकी तरफ आपका मूव कर जाएंगे। ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, यानी एक ही डायरेक्शन में आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपके जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बनती है ऑस्मोसिस की। यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि आपका फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के फिनोमिनन क्या है उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका सॉल्वेंट हो सकता है, या ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपकी बिल्कुल आसानी के साथ ऑस्मोसिस की फिनोमिनन आपकी बढ़ जाती है, बन जाती है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से आपके हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक स्वतः स्फूर्त घटना है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी विलायक के कण जो है वो विलायक से विलयन की तरफ गति करते हैं, लेकिन विलेय के कण गति नहीं करते हैं। ये घटना ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है। तो ऑस्मोसिस में कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हमने यहाँ पे एक बात की कि इसके लिए आवश्यक है कि इन दोनों के बीच में एसपीएम लगी हो। एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो जब आप अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करते हैं तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली आपकी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जैसे आपका पार्चमेंट पेपर हो सकता है, या आपका कॉपर फेरासाइनाइड की आपकी मेम्ब्रेन हो सकती है, या और कोई भी आपकी मेम्ब्रेन हो सकती है। उसके अलावा जो आपका सेल है, जो सेल वाल है, वो भी आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। या अंगूर के ऊपर हमने देखा है, तो अंगूर को अगर आप एक जो लेयर है उसकी, वो आपकी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर अंगूर को उससे ज़्यादा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो अंगूर को जैसे ही हम एक आपका हाई कंसंट्रेटेड आपका सॉल्यूशन हमने ले लिया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने रख लिया, तो उसके बाद जो आपका अंगूर है, जो ग्रेप्स है, अगर ग्रेप्स का ये आपका ओरिजिनल साइज़ है, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगी, आपकी इस टाइप से सिकुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं ये आपका लो कंसंट्रेशन है, और इससे ज़्यादा अगर हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में हमने उसको लिया तो ये आपका क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो हमने जैसा देखा होगा कि अंगूर होता है, अंगूर के बाद जो किशमिश बनता है, किशमिश बनने की प्रोसेस यही प्रोसेस है। और अगर किशमिश को आप लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या जल में आप डाल दें, तो आप जल में डालने के बाद उसको देखेंगे कि वो फूल जाती है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करें कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर की,
तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सिंपल सी आपकी एक घटना है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमने माना कि आपका ये आपकी ऑस्मोसिस की फिनोमिनन हुई है। यहाँ हमने एक आपका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दी और इसको आपका इस टाइप से हमने एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साथ आपका इसको कनेक्ट कर दिया। इसमें आपका हमने सॉल्यूशन फर्स्ट या सॉल्वेंट आपका ले लिया और इसमें हमने सॉल्यूशन आपका ले लिया। तो एक में आपका सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन है। ये हमारा इधर सॉल्यूशन था, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, सिंपल आपका सॉल्वेंट है। ये हमने एक कैपिलरी इसमें आपका यूज़ किए हैं सॉल्वेंट के केस में कि ये आपका इसकी डायरेक्शन आपका दिखाए। तो कुछ समय के बाद हमने ये जो पिस्टन लगा रखा है सॉल्यूशन में हमने एक पिस्टन आपका यूज़ किया है, इसको हम पिस्टन कहते हैं। और यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली आपका सॉल्यूशन की तरफ आने लगेंगे, यानी ऑस्मोसिस की आपकी घटना घटित होने लगेगी। इस तरीके से ये जो सॉल्वेंट के कण हैं ये आपका गति करने लगेंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने बात की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन में जाने पर या कम कंसंट्रेटेड यानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ जो विलायक के कण गति करते हैं, उन कणों की गति को रोकने के लिए या उन कणों में गति होने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर सिंपल भाषा में हम डिफाइन करना चाहें ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की घटना के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ऑस्मोसिस की घटना इसी प्रेशर की वजह से होती है। या दूसरे शब्दों में हम इसको अगर कहना चाहें तो दूसरे शब्दों में बड़ी आसानी से कह सकते हैं, भाई जितना सॉल्वेंट को ले जाने में प्रेशर की आवश्यकता हुई, दाब की आवश्यकता हुई, उतना ही उस घटना को रोकने के लिए भी लगभग उतनी ही दाब की आवश्यकता होगी। तो अगर आप इस घटना को रोकना चाहते हैं तो यहाँ पिस्टन पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट्स कर दिया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। तो एक्सटर्नल प्रेशर आप जितना लगाओगे कि सॉल्वेंट के कण जो है वो गति करने से रुक जाएं, तो वो प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी आप सिंपल से इसको आपका डिफाइन कर सकते हो कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी आपकी घटना है कि वो प्रेशर आपका कितना होगा जो कि सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में जाने से रोक दे, या कम सांद्र सॉल्यूशन से अधिक सांद्र सॉल्यूशन में जाते समय कम सांद्र सॉल्यूशन को रोक दे। तो यहीं पर हमने बात एसपीएम की थी। तो एसपीएम की सबसे बड़ी खासियत यानी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसकी जब हम बात करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कुछ चीज़ों को आपका जाने देती है और कुछ चीज़ों को आपका नहीं जाने देती है। तो जब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने देती है और सॉल्यूट के पार्टिकल को इनहिबिट कर देती है। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको नहीं जाने देती है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल आप इसके अंदर से गति नहीं कर सकते हैं और सॉल्वेंट के आपके कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऑस्मोसिस के होते हैं, पराशरण संबंधी होते हैं। जैसे सॉल्टी वाटर में हम लगातार काफ़ी देर तक उंगली डाले रखेंगे तो कुछ समय के बाद आप अपनी उंगलियों को श्रिंक होते हुए देखोगे, तमाम गड्ढे टाइप की आपकी उंगलियों में पड़ जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई हैं। अब
हम बात करते हैं कि ऑस्मेटिक प्रेशर कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो एक साइंटिस्ट थे वांट हॉफ इन 1857 में इनने स्टेबलाइज किया कि जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं किसी सॉल्यूशन में, वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि आपके गैस के अणु किसी गैस में बिहेव करते हैं। यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई मान लें तो वो पाई का मान उस गैस की अगर गैस हम मान लें उसकी जगह, तो गैस के प्रेशर के ही लगभग आपका इक्विवेलेंट होता है। और उन्होंने कुछ आपके लॉ दिए जिनको आपका लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर कहा जाता है। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये उसी टाइप के आपके लॉ हैं जैसे आपके आइडियल गैस की आपके लॉ थे। आदर्श गैस समीकरण हम लोगों ने देखी तो उसमें हमने बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, एवोगैड्रो लॉ देखा। तो ये उसी तरीके का आपका लॉ है। तो यहाँ पे हम जो लॉ है उनको हम कह देते हैं बॉयल्स वान टॉप लॉ। पहला जो लॉ है उसको हम कह देते हैं बॉयल्स वान टॉप लॉ। तो बॉयल्स वान टॉप लॉ जो है वो सिंपली उसी टाइप की आपकी कंडीशन है जैसे हम गैस के केस में लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम टर्म्स गैस के प्रेशर की जगह ऑस्मेटिक प्रेशर ले लेंगे। तो सिंपली जो बॉयल्स वान टॉप लॉ है तो वो कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी यानी कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन को हम 1 मोल पर लीटर मान लें, 1/V मान लें, तो उस केस में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जस्ट लाइक जैसे चार्ल्स का नियम हमने उसमें लिया था, तो इसी टाइप से लॉ ऑफ चार्ल्स वान टॉप लॉ आप ले सकते हैं। तो ये कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंट कंसंट्रेशन रख दें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को आपका कांस्टेंट मान लिया। इसी तरीके से आप एवोगैड्रो वान टॉप लॉ ले सकते हो। तो ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रोवाइड देयर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द सेम। तो उसके बेस पे हम यहाँ आपका वांट इक्वेशंस आपका वन टॉप इक्वेशन आपका ड्राइव कर लेते हैं। वन टॉप इक्वेशन जैसे हमने आइडियल गैसेस के लिए किया था। तो हमारे पास दो हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हमने मान लिया। तो हमारे पास आ गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। अगर यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा दें तो पाई इक्वल टू S/T/V। सिंस S इज इक्वल्स टू R, ये गैस कांस्टेंट के आपके इक्वल होता है। जितना गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है तो वी कैन राइट नाउ पाई इक्वल टू R/T/V। तो इसको इस टाइप से आप गैस कांस्टेंट के टर्म्स में आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पाई V इज इक्वल टू RT, इसके टर्म्स में आपका लिया जा सकता है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर आप n मोल्स के लिए लेना चाहें, फॉर n मोल्स, अगर आपने n मोल्स का आपका सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूट डिज़ोल्व इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर V लीटर सॉल्यूशन में आपका n मोल्स सॉल्यूट्स आर dissolved in V liter solution, then we can write
पाई V equal to nRT. That is the just like a आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन की तरह आपका काम करती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कैसे आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू NYV RT। सिंस R इज गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NYV। NYV इज the number of moles present in solution, that means hence it is a colligative property, hence it is a colligative property। तो ये हमने यहाँ से आपका प्रूव कर दिया कि ये आपका एक colligative प्रॉपर्टी है। नाउ अब हम बात करते हैं मोलर मास डिटर्मिनेशन। तो आपका मोलर मास कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने मोलर मास डिटरमाइन किया था, ऐसे ही आपका यहाँ भी हम मोलर मास डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट का आपका मोलर मास आपका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी हैव द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ मोल्स, we can write Wi upon m। W is mass of solute, m is mass of solvent, into V R T। तो यहाँ से आप मोलर मास आप निकाल सकते हो। मोलर मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W ओवर पाई V R T। तो यहाँ से आपका मोलर मास इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। R की वैल्यू आप गैस इक्वेशन है एंड टेकन R का मान आप ले सकते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ये आपका R की वैल्यू आप रख सकते हैं, या आप 8.314 किलो जूल करके भी आपका मान वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है, बर्कले एंड हार्टली मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ पर बात करोगे तो जो हमने दूसरी वाली आपकी जो डेफिनेशन बताई थी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की, कि अगर आप किसी ऑस्मोसिस के फिनोमिनन को रोक दें बाहर से प्रेशर लगा के, और उस प्रेशर को आप मेज़र कर लो, और तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा। तो इसी सिद्धांत पे आपका बर्कले हार्टले मेथड भी आपका काम करता है। तो हमने क्या किया कि एक आपका ट्यूब ली और जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट आपका फिल कर दिया, ऊपर उससे लगते हुए दो आपका ट्यूब ऊपर और नीचे सॉल्यूशन के आपके ले लिए। तो ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपके सॉल्यूशन है, और इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली जो कि आपका CO2 FeCN6 कॉपर फेरिसाइनाइड की है। ये आपकी विद पोर्सिलिन ट्यूब विद कॉपर फेरिसाइनाइड, इसकी हमने एक मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे लगा दी। और ये जो जैकेट्स हैं ये आपके मेटेलिक जैकेट्स से आपके एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यहाँ आपका ये लिक्विड लेवल है। तो जैसे ही हमने ये आपका सेटअप लिया और यहाँ से आपका सॉल्वेंट आपका कंपार्टमेंट में डाला सॉल्वेंट वाले में, तो ऑस्मोसिस की फिनोमिनन स्टार्ट हो जाएगी, और ऑस्मोसिस की फिनोमिनन स्टार्ट हो जाएगी तो लिक्विड आपका यहाँ से इसकी जो लेवल है वो आपका नीचे डाउन होते जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के कारण आपके सॉल्यूशनों की तरफ आपका मूव करने लगेंगे। तो सेम टाइम वी हैव यूज एन एक्सटर्नल प्रेशर
विद पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, यहाँ पिस्टन से हमने इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाए ताकि ये लिक्विड लेवल आपका बना रहे। यानी लिक्विड लेवल आपका तभी यहाँ बना रहेगा जब ये ऑस्मोसिस की फिनोमिनन यहाँ रुक जाएगी। तो जितना भी आपका पिस्टन ने प्रेशर लगाया इस लिक्विड लेवल को बनाए रखने के लिए, उतना प्रेशर हम काउंट कर लेंगे। वो जो प्रेशर है वो हमारा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आ जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल आपका सेटअप है जिसको हम बर्कले एंड हार्टले मेथड कहते हैं। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आप किसी सॉल्यूशन का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बेस पे हमारी कुछ सॉल्यूशन है जिनको हम कुछ टर्म्स देते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। जब आपका दो सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कंपेयर करते हैं तो ये तीन टर्म्स हम जनरली यूज करते हैं। आइसोटोनिक यानी समपराशायी, हाइपरटोनिक यानी अतिपराशायी, और हाइपोटोनिक यानी अल्पपराशायी। तो इसका मेडिकल साइंस में भी आपका काफ़ी यूज है, बायो में भी आपका काफ़ी यूज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जो जनरली जो ब्लड है, सेल्स के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का एक कंसंट्रेशन होता है एंड दैट कंसंट्रेशन इज़ इक्विवेलेंट टू 0.9 मास परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अगर NaCl का हम 0.9% मास परसेंट NaCl का लेते हैं तो वो आपके ब्लड के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट होता है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट होता है। तो जनरल जो सलाइन वाटर आपका दिया जाता है, जो रोगी को सलाइन वाटर का भी चढ़ाया जाता है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% होता है। तो इसके केस में आपका न तो जो ब्लड सेल्स हैं उनसे आपका ब्लड बाहर निकलता है और न ही आपका ये जो सलाइन है ये आपका सेल्स के अंदर आपका जा पाता है। यानी जो आपका सिचुएशन है वो समपराशायी होती है, दोनों का पराशरण दाब सेम होता है, दोनों इक्विमोलर हैं। तो दोनों ही केसेस में आपका आइसोटोनिक आपका विलयन आपका बनता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जो कंसंट्रेशन था 0.9% जो हमने सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन लिया था वो अगर आपका सेल्स से बाहर आने लगे, अगर उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें 0.9% से ज़्यादा का, तो उस केस में हाइपरटोनिक की घटना हो जाती है। यानी सेल्स आपकी संकुचित होने लगेगी, सेल से आपका वाटर सलाइन में आने लगेगा, यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन में आने लगेगा। ये जो घटना है ये हाइपरटोनिक की कहलाती है। यानी और तीसरी जो हमने बात की हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक यानी अतिपराशायी, उसके केस में अगर सॉल्यूशन आपका 0.9 से कम होता है सलाइन का, तो सलाइन जो है वो आपका सेल्स के अंदर जाने लगती है और सेल्स आपकी फूल जाएगी, यानी आपका सेल्स के अंदर आपका वाटर का जो वाटर है यानी सॉल्वेंट है वो आपकी चले जाएगी, और ये घटना हाइपोटोनिक कहलाती है। इनको सिंपल हम डायग्रामेटिक आपका इस टाइप से देख सकते हैं कि ये दोनों इक्विमोलर हैं, यानी इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सेल के अंदर भी आपका सेम मोल है, दोनों आपके इक्विमोलर आपके सॉल्यूशन है। तो उस केस में जो पराशरण दाब है वो बाहर भी उतना ही है, अंदर भी उतना ही है। तो इस तरीके का जो विलयन है वो समपराशायी विलयन कहलाता है। इस केस में जो अंदर है वो आपका मोर है, और जबकि आपका अंदर आपका लो कंसंट्रेटेड है और बाहर आपका मोर कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन इज मोर। तो अंदर से सेल के अंदर से सॉल्वेंट की पार्टिकल्स आपके बाहर आने लगेंगे, ये घटना आपकी हाइपरटोनिक कहलाती है। तीसरे केस में बाहर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, और अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन है। तो इस केस में बाहर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर सेल के अंदर जाने लगेंगे और आपका सेल फूल जाएगी, और ये घटना हाइपोटोनिक कहलाती है।
अब हम कुछ एप्लीकेशन की बात करें ऑस्मोसिस की, तो एक कॉमन टर्म्स है रिवर्स ऑस्मोसिस, और जो कि सभी लोगों ने सुना हुआ है। अक्सर घरों में हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ आजकल इंस्टॉल कर रहे हैं। टीवी पे बहुत सारा ऐड आरओ का आपका आता है। तो ये आरओ है क्या? तो यही प्रोसेस आपकी आरओ की जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जैसे हमने अभी ऑस्मोसिस को नापा था बर्कले हार्टले मेथड से, तो उसमें हमने देखा था कि हम इतना प्रेशर आपका एग्जर्ट्स कर रहे थे कि आपकी ऑस्मोसिस की फिनोमिना रुक जाए। जैसे हमने यहाँ पर आपका एक एसपीएम ले ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले ली। ये हमारे दो कंटेनर हैं जो आपका एसपीएम से सेपरेट है। एक में फ्रेश वाटर है और एक में सॉल्ट वाटर है। तो फ्रेश वाटर से आपका चूँकि सॉल्ट वाटर की तरफ आपका ऑस्मोसिस की फिनोमिनन होगी, तो यहाँ से हमने इसके साथ एक पिस्टन आपका जोड़ दिया है। तो इस पिस्टन, ये जो पिस्टन है, अगर आप इस पिस्टन से आपका प्रेशर आप लगाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ऑस्मोसिस के फिनोमिनन है वो रुक जाएगी। अब ये यहीं पर नहीं रुकती है। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर आपका प्रेशर आपने इसमें अप्लाई कर दिया, तो जो पाई है, पाई से अगर आपका ज़्यादा प्रेशर आपने एग्जर्ट्स कर दिया पी एक्सटर्नल, तो उस केस में ये फिनोमिना उल्टी होने लगती है। मतलब जो फ्रेश वाटर से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्ट वाटर में जा रहे थे, वो सॉल्ट वाटर में से जो पानी होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा, वो आपका वापस इस डायरेक्शन में आपका आने लगता है और यहाँ से आपका ये जो वाटर है ये आपका बाहर निकल जाता है, जो कि आपका फ्रेश वाटर होता है। तो यही आपका प्रिंसिपल है रिवर्स ऑस्मोसिस का। और तो ईजिली हमें यहाँ पे फ्रेश वाटर मिल जाता है। तो खासकर जो समुद्र का पानी है, काफ़ी सॉल्टी वाटर होता है, तो वहाँ पे हम लोग इस रिवर्स ऑस्मोसिस की सहायता से आपका फ्रेश वाटर यानी शुद्ध पानी आपका प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए।